Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. Today I'm not feeling to teach over the board because the topic is like that. एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि एक एटम है। हम लोग एक एटम अपने स्ट्रक्चर के बारे में, एक एटम अपने भ्रम में घूमते रहता है। नॉर्मली घूम रहा है, उसको एक आदमी, डाल्टन नाम का आदमी आके बोल देता है कि भाई तेरे को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तेरे पास ये पावर है कि तेरे को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, यू कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्टिकल्स, तू फंडामेंटल पार्टिकल है। अब सोचो, तुमको कोई ऐसा आके बोल दे कि तुम एक फंडामेंटल पार्टिकल हो, तुम कितने चौड़े में घूमोगे? तुम बोलोगे कि भाई मेरे पास तो सुपर पावर है ना? बात तो है। तो ये क्या किया थॉमसन, सॉरी, डाल्टन आके इसको बोल दिया ऐसा, ये चौड़े में फिर घूमना शुरू कर दिया कि आई एम द फंडामेंटल पार्टिकल, मेरे को तोड़ा नहीं जा सकता, मेरे को काटा नहीं जा सकता है, मेरे को छोटा पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। घमंड आ गया इसके अंदर। तो इसका घमंड तोड़ने फिर आया एक और आदमी जिसका नाम था रुथरफोर्ड। रुथरफोर्ड क्या किया कि रुथरफोर्ड इसको बोला कि भाई साहब, आपको काटा जा सकता है, आपको छोटा पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है। तो बोला कि चल झूठ बोल रहा है बे तू, नहीं काटा जा सकता है मेरे को छोटा पार्टिकल में। तो फिर सॉरी थॉमसन बोला इसको कि तोड़ा जा सकता है, तो ये बोला कि नहीं तोड़ा जा सकता। तो बोला ठीक है, हम प्रूफ कर देंगे। तो बोला ठीक है, तू प्रूफ करके दिखा दे तो मान जाएंगे। तो थॉमसन क्या किया कि एक कैथोड लिया, एक एक रॉड लिया, उसको क्या किया कि एक ट्यूब में डाला। उस ट्यूब में पूरा एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एकदम लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। और क्या किया कि वोल्टेज हाई कर दिया, क्योंकि वो बैटरी से, कैथोड को तो बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैथोड को बैटरी से कनेक्ट किया तो कैथोड पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उधर आएगा, है ना? निगेटिव चार्ज पार्टिकल जब उधर से पास किया तो सामने क्या किया कि वो एक स्क्रीन लगा दिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया। तो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन का ना क्वालिटी होता है कि अगर जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से कोई पार्टिकल टकराता है, इसका मतलब है कि वो ग्लो करेगा। तो जैसे ही पास करवाया, ग्लो कर गया। अब ग्लो कर गया तो एटम चौंक गया कि भाई ये क्या हुआ। तो फिर उसको थॉमसन बोला कि देख, तेरे को तोड़ा जा सकता है, तू किस खौफ में, मतलब तू किस भ्रम में घूम रहा था कि तेरे को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये थोड़ा सा सहम गया, सोचने लगा कि तेरे को तोड़ा जाएगा तो एक पार्टिकल आएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब तेरे को इतना, ये एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर तेरे को तोड़ने से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका कुछ मास भी होगा, उसका उसका कुछ चार्ज भी होगा। तो जो तोड़ा गया ना तेरे को, वो चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। वो उसका जो चार्ज है वो है तुमको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलूम्स। चार्ज को कूलूम, चार्ज का यूनिट कूलूम्स होता है। तो माइनस क्यों लगा? क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये सब वो सुनते ही रहता है बस उसको। और मास नेग्लेजिबल है, इसका मास उतना कुछ नहीं है, इस वजह से तेरे को पता नहीं चल रहा था। ये सब बोल ही रहा था, मास नेग्लेजिबल, ये सब सुन ही रहा था। तब तक एक और आदमी आ गया जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन आया, बोला कि इसको क्या समझा रहे हो, इसका एक ही पार्टिकल, इसका दो पार्टिकल है भाई, इसको काटने से एक पार्टिकल नहीं, दो दो पार्टिकल आएगा। तो लग, दो दो पार्टिकल? तो बोला हाँ, वो भी चार्ज पार्टिकल है। बोला हाँ, वो भी चार्ज पार्टिकल है। कैसे? तो बोला कि जैसे ये कैथोड रे लगाया है एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है जैसे ये इसका थॉमसन का, वैसे ही तुम एनोड रे लगा लो। एनोड रे लगाओ, पॉजिटिव चार्ज पास करो जिंक सल्फाइड पे के स्क्रीन पे, पॉजिटिव ये वो ग्लो कर जाएगा। तो फिर ये देखा, करके एक्सपेरिमेंट करके देखा, बोला कि इसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बाबू। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये किया, ये देखा, फिर इसको समझ में आया कि भाई साहब ये तो फिर कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा दो दो पार्टिकल टूट जा रहा है, मेरा हम करें क्या है? हम अभी तक तो एकदम घमंड में घूम रहे थे कि हमको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, ये डाल्टन की वजह से। इस डाल्टन की तो बस गाली देने ही वाला था, वैसे ही एक और आदमी आ गया, जेम्स चैडविक। वो बोला कि तू तू दो में ही चौंक रहा है भाई, तेरा तीन पार्टिकल तोड़ा जा सकता है, तेरा तीन पार्टिकल में डिवाइड होगा।
प्रोटॉन तेरे को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में डिवाइड हो गया, तू एक जगह, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में डिवाइड हो गया एक जगह। एक और है तेरा जो न्यूट्रल रहता है, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन भी है, जेम्स चैडविक उसको बोल दिया। और उसको ये भी बता दिया कि तेरा इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो तेरा प्रोटॉन का ना मास और न्यूट्रॉन का मास जोड़ेगा ना, तो तेरा मास पता चल जाएगा क्या है। मतलब तेरा जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिवाइडेड है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ देंगे तो तेरा मास पता चल जाएगा क्या है। अब ये बेचारा पूरा डिप्रेस हो गया, एकदम परेशान हो गया कि क्या किया जाए। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सहम गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो गया रूथरफोर्ड के पास। रूथरफोर्ड नाम का एक इसको आदमी मिला। रूथरफोर्ड नाम का आदमी जब मिला तो रूथरफोर्ड बोला कि रूथरफोर्ड से पूरा कहानी बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत तकलीफ़ में है, क्या किया जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी तक हम जो सोच रहे थे, मेरा पूरा अस्तित्व खराब कर दिया ये तीनों मिलके। कौन कौन मिलके? पहले तो ये तुम्हारा डाल्टन मेरे को हवा में उड़ा दिया कि हम टूट ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद थॉमसन आया, वो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा गोल्डस्टीन आया, बोल दिया कि प्रोटॉन में टूट जाएगा। और फिर चैडविक आया और बोल दिया कि न्यूट्रॉन में भी टूट जाएगा। तो हम करें क्या? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया तो मेरा तो, हम जो अपने बारे में सोच रहे थे वो पूरा खराब हो गया, पूरा अस्तित्व खराब हो गया। तो फिर रुदरफोर्ड इसको बोला कि हम तुम्हारे ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तुमको पता नहीं है। तुम्हारे ऊपर स्टडी क्या किए हम कि हम एक गोल्ड का फॉयल लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल जैसे होता है ना, जिसमें रोटी वोटी ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, मोड़ देते हैं खाने वाने के लिए। ट्रेन में जा रहे हैं तो रोटी वोटी मोड़ मार के रख लेते हैं, एक एल्यूमिनियम फॉयल आता है। या फिर सिल्वर फॉयल काजू कतली पे आता है, काजू कतली पे। तो उस वैसे ही एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल क्यों लिया, पूछा एटम की, गोल्ड फॉयल ही क्यों लिए भाई साहब? कुछ कोई भी फॉयल ले लेते। बात तो सही है, कोई भी फॉयल ले सकते थे, लेकिन गोल्ड फॉयल में क्या चीज़ होता है ना, गोल्ड फॉयल, गोल्ड एक ऐसा मेटल है ना जो मोस्ट मैलिएबल मेटल है। वो गोल्ड इतना ज़्यादा मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब होता है कि उसको अगर ठोका जाए तो वो एकदम पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना पतला से पतला, एकदम चादर जैसा, एकदम पतला से पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे मोस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड। इस वजह से गोल्ड लेंगे तो पार्टिकल्स वहाँ से, मतलब पार्टिकल्स को स्टडी करने में आसान रहेगा। तो बोले ठीक है, अबे आगे बोलने दे यार। बोले ठीक है, बोल लीजिए। तो रूथरफोर्ड इसको बोला कि देख, जब यहाँ से गोल्ड फॉयल हम लिए और यहाँ से हम हीलियम का डबल चार्ज्ड आयन लिए, हीलियम का, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब हीलियम आयन्स, डबल चार्ज आयन्स को इस गोल्ड फॉयल से हम पास करा रहे हैं ना, तो डबल चार्ज आयन मतलब H2E+, तो हीलियम तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स जा रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज को हम पास करवाए हैं तो बहुत सारा पार्टिकल्स तो पास हो गया है गोल्ड फॉयल के में, बहुत सारा एटम है। तो उस एटम से ना बहुत सारा पार्टिकल मतलब पास होते चला जा रहा है। मतलब पहला बात है कि तू खोखला है, मतलब तेरे अंदर बहुत खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। बोल रहा भाई साहब हम आपसे बात करने आए हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो, आप तो और टेंशन में डाल दे रहे हैं यार। तो बोला कि अरे रुक रुक, थोड़ा सा गलती बताएंगे उसके बाद ना अच्छाई बताएंगे तो समझ में आएगा तेरे को। बोला अच्छा ठीक है, कुछ अच्छाई भी है क्या? तो बोला हाँ थोड़ा बहुत अच्छाई है। अच्छाई ये है कि जब यहाँ से पास हम करवाए ना, रुथरफोर्ड खुद चौंक गया था कि जब पार्टिकल्स पास हो रहा है तो बहुत सारा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करने लगा, मतलब अपने डायरेक्शन से इधर उधर भागने लगा। और कुछ पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में एकदम 180 डिग्री वापस आ गया। तो अगर कुछ पार्टिकल डायरेक्ट 180 डिग्री गोल्ड फॉयल से टकराया और वापस आ गया, हर 12,000 पार्टिकल पे एक पार्टिकल वापस आ गया। मतलब 12,000 पार्टिकल पे एक पार्टिकल वापस क्यों आ गया? तो बोला, पहले रुथरफोर्ड बोला पहले हम भी चौंक गए थे भाई कि 12,000 पार्टिकल पे से वापस कैसे आ गया ये सारा पार्टिकल। लेकिन फिर हमको समझ में आया, तुम्हारा जो बॉडी का जो टोटल मास है ना,
वो कहीं बीच में अटका हुआ है, और वो बीच में जो पूरा मैक्सिमम मास जहाँ अटका हुआ है वो खुद पॉजिटिव चार्ज है। वो खुद पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से पार्टिकल जा रहा है तो रिपेल कर जा रहा है, टकरा के वापस आ जा रहा है। तो उसको हम नाम दिए हैं न्यूक्लियस। तुम्हारे बॉडी के एकदम सेंटर में वो चीज़ है। अब एटम सोच रहा है कि मेरे बॉडी के सेंटर में एक चीज़ है जिसके अंदर टोटल मास है, मेरे बॉडी का मैक्सिमम मास उसी में है, और अगर कुछ कोई पार्टिकल हम वहाँ से पास करवा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो डिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है, एकदम 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा है। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हीलियम आयंस भी जो हम लोग लिए हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया था रुदरफोर्ड। तो बोला ठीक है, इतना चलो कम से कम ये तो समझ में आया कि न्यूक्लियस है। तो फिर रुदरफोर्ड उसको बोला कि खाली इतना ही नहीं है, उस न्यूक्लियस के ना चारों तरफ से ना इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहा है। बोला ऐसा क्या? बोला हाँ। तो फिर एटम बताता है, लेकिन थॉमसन तो हमको बोला था कि मतलब कि हम पूछे थे उससे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है नहीं होता है, तो थॉमसन बोला था कि एक वाटरमेलन समझ लो। थॉमसन इसको बताया था कि एक वाटरमेलन है, मान लो उस वाटरमेलन में ना जो रेड पार्ट्स है ना, जो खाने वाला ईटेबल पार्ट्स है, उसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जो बीज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बस इतना समझ लो कि प्रोटॉन हर जगह फैला हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं 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 स्कैटर्ड है। तो रुथरफोर्ड बोलो बैक गलत बोल रहा है, फालतू आदमी है, उसके चक्कर में मत रहो। तुम्हारे बॉडी के बीच में न्यूक्लियस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और उसके चारों तरफ ना सर्कल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ऐसा रुथरफोर्ड इसको बोल दिया। बोला थॉमसन गलत बोला। ये टेंशन में आ गया एटम की, भाई साहब पहले मेरे को रुथरफोर्ड गलत बोल दिया, सॉरी ये पहले मेरे को डाल्टन गलत बोल दिया। डाल्टन गलत बोला, थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर ही रहे थे, तब तक ये पता चल रहा है कि ये थॉमसन भी गलत बोल दिया। तो थॉमसन भी गलत बोल दिया, तो अब हम करें तो करें क्या? तो फिर ये धीरे 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 उस चीज़ को बर्दाश्त किया और रुथरफोर्ड का बात मान लिया कि चलो ठीक है, मेरे शरीर में जो एकदम बीच में जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस है, और चारों तरफ से जो पार्टिकल सब रिवॉल्व कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव है जिसको न्यूक्लियस है, जो जिसमें मैक्सिमम मास मेरा कंटेन करता है। तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ ही रहा था, और ये रुथरफोर्ड से बातचीत करके चला गया। तो जब ये आगे बढ़ते गया कुछ समय बाद इसको एक दिमाग में खटका एक बात कि भाई हर पार्टिकल में कुछ ना कुछ एनर्जी तो रहता है, तभी ये मूवमेंट कर रहा है हर पार्टिकल। तो भाई तुम खुद सोचो कि अगर हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ अगर एनर्जी है तो मूव कर रहा है, तो उसका एनर्जी कम भी तो हो रहा होगा, बढ़ भी रहा होगा, घट भी रहा होगा। तो जब एनर्जी घटेगा तो वो वापस न्यूक्लियस के तरफ आने लगेगा ना। मान लो एक चादर है, उस चादर पे एक भारी सा बॉल रख दिए और एक हल्का हल्का बॉल साइड से ऐसे गुरका दिए, तो जहाँ चादर है वहाँ तो भारी हो जाएगा, तो थोड़ा नीचे हो जाएगा, लेकिन हल्का बॉल अगर गुरका दिए तो गोल गोल घूमते 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 धीरे होते 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 एनर्जी कम हो रहा है, इस वजह से धीरे होते होते वो भारी वाले बॉल के साथ आके मिल जाएगा। तो अगर वो भारी वाले बॉल के साथ आके मिल जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस में आके सारा इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाना चाहिए एनर्जी कम होने की वजह से। तो अगर एनर्जी कम होने की वजह से न्यूक्लियस में आके मिल जाना चाहिए, लेकिन मिल तो रहा है नहीं। अगर मिल जाएगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम तो अभी भी जिंदा है, हम तो आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। तो फिर ये टेंशन में आ गया। फिर ये निकला सच्चाई की खोज में गौतम बुद्ध बन के। अब निकला वो, घूमते घूमते पहुंचा एक आदमी के पास जिसका नाम था बोर। अब बोर इसको बताया, बोर से ये पूरा कहानी बताया कि भाई साहब हम पहले डाल्टन से मिले, डाल्टन हमको बोला कि हम कट नहीं सकते हैं, इंडिविजिबल हैं, टूट नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हम थॉमसन से मिले, थॉमसन हमको बोला कि तुम टूट सकता है।
फिर उसके बाद गोल्डस्टीन आया, बोला कि थॉमसन बोला कि इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है, गोल्डस्टीन बोला प्रोटॉन में टूट सकता है, और चैडविक आया बोल दिया कि न्यूट्रॉन में भी टूट सकता है। तो हम वो सारा बात मान लिए। फिर उसके बाद बढ़े हम रुथरफोर्ड के पास। रुथरफोर्ड ये थॉमसन को गलत कर दिया और रुथरफोर्ड अपना कहानी सुना दिया। लेकिन हमको ही समझ में नहीं आ रहा है लास्ट में कि ये रुथरफोर्ड जो कहानी सुनाया हम वहाँ मान के तो चल दिए, लेकिन ये क्या हुआ, ये एनर्जी कम कैसे हो जा रहा है। तो बोर बोला कि रुथरफोर्ड भी गलत बोल रहा है तेरे को, रुथरफोर्ड भी गलत बोल रहा है भाई। ये मत सोच कि सब सब तेरे को सच सच बताया है। रुथरफोर्ड तेरे को क्या गलत बोला कि एनर्जी एनर्जी है सब में, सब ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ तक सही है, लेकिन सब अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। तेरे न्यूक्लियस के ना अराउंड बहुत सारा फिक्स ऑर्बिट है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सब फिक्स ऑर्बिट में सारा प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है ना, वैसे ही तेरे न्यूक्लियस के अराउंड सारा इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन तेरे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वो सारा एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दूर जा रहा है। और नज़दीक आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी उसका ख़त्म हो रहा है, रिलीज कर रहा है, इस वजह से वो नज़दीक आ रहा है। तो कितना नज़दीक आ सकता है, तो लास्ट ऑर्बिट तक आ सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा, एटम पूछा, तो पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिट का कितना मतलब एनर्जी है। तो फिर ये बोर इसको बता रहा है कि उसके लिए ना मेरे पास एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा सोच के बोला वो। एक फॉर्मूला है 2n²। अब 2n² फॉर्मूला लगाओ, n मतलब कि कौन सा ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट का नाम भी बोल दिया, बोला कि सारा ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। पहला ऑर्बिट को तू k शेल बोल, दूसरे को l शेल बोल, तीसरे को m शेल, चौथे को n शेल। तो सारा ऑर्बिट का पहला k l m n 4 ऑर्बिट है, चारों ऑर्बिट को ऐसे तू डिवाइड कर दे। बोला ठीक है। तो पहला ऑर्बिट, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो पहला ऑर्बिट 2 × 1², तो मैक्सिमम एनर्जी है तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने का पहला ऑर्बिट में। दूसरा ऑर्बिट 2 × 2², मतलब 2² 4 × 2 8, तो दूसरे ऑर्बिट में तेरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने का छूट है। तीसरा ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में 2 × 3², 3 3 जा 9 2 जा 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तीसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट के पास इतना एनर्जी है। चौथे ऑर्बिट में कितना रख सकता है, तो 2 × 4², 4 4 जा 16, 2 जा 32, मतलब 2, 8, 18, 32, 1 2 3 4 ऑर्बिट तेरा k l m n। तो बोला बात तो आप सही बोले, लेकिन हम इन सारे ऑर्बिट्स में किसको किस ऑर्बिट में कैसे रखेंगे, ये तो हम 2 रखेंगे, 8 रखेंगे, 18 रखेंगे, 32 रखेंगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बोला कि सारा ऑर्बिट फुल होने के बाद ही दूसरे ऑर्बिट पे तुम बढ़ना। पहला ऑर्बिट फुल करो, मतलब पहले ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल करो, उसके बाद ही दूसरे ऑर्बिट पे जाओ। दूसरे ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन डालो, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही तीसरे ऑर्बिट पे जाओ। ऐसे करके कंटिन्यू करना है तुमको, तभी जाके तुम्हारा एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगा वो सही बैठेगा। तो बोला ठीक है। तो इसको बोला कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं। मान लो एक तुम्हारा एलिमेंट है कि सोडियम ले लो। सोडियम और क्लोरीन हम जानबूझ के लेते हैं क्योंकि हमको ना बहुत आसान लगता है कि तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ही एग्जाम्पल अगर बार बार लेते रहेंगे तुमको आसानी से उसी से हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सोडियम का बोला कि अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो सोडियम बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अरे भाई बोर बोला कि तेरे को एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तू रट के रखा हुआ है एटॉमिक नंबर 11 है। तो बोला हाँ रट के रखे हुए हैं। तो बोला देख एटॉमिक नंबर होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है एक एटम में, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा।
और अगर वो एटम चार्ज्ड नहीं है, वो चार्ज्ड एटम, एक्स्ट्रा चार्ज उसमें अगर नहीं दिया गया हुआ है, तो उसका प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों सेम होगा। तो बोला कि अच्छा ऐसा होता है क्या? बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब थोड़ा लॉजिक लगा, रटने का जरूरी नहीं है। तो बोला ठीक है। फिर बताया उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे कैसे उसको इलेक्ट्रॉन्स को हर ऑर्बिट में बांटना है। तो बोला जैसे कि मान ले तेरे पास सोडियम आया, बोला कि मतलब बांट दो। तो अगर तू सोडियम है, तू सोडियम का एटम है, तो तू क्या करेगा, तेरे अंदर टोटल प्रोटॉन कितना है? तो बोला 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? तो 11, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ठीक है 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, बोला कि पहला ऑर्बिट पे 2 रख देंगे। हाँ ठीक है। दूसरा पे 8 रख देंगे, तो 2 8 10 हो गया। तो एक एक एटम बच जा रहा है, इसका क्या करें? तो बोला उसको थर्ड ऑर्बिट पे रखेगा, और कहाँ रखेगा, जगह ही नहीं है। अब गाड़ी में जगह रहे तब ना बैठो भाई। अब जगह ही नहीं है तो पिछली गाड़ी में ही आना पड़ेगा। शादी वादी में जा रहे हो तो भीड़, इसीलिए तो धक्का होता है कि हम भी इस गाड़ी में बैठेंगे, दूल्हे के गाड़ी में फूफा बैठेंगे। अरे फूफा लोग सुधर जाओ थोड़ा। दूल्हे के गाड़ी में बैठने से आपका इज्जत नहीं बढ़ जा रहा है कि हाँ हम दूल्हे के गाड़ी में बैठ के आए। मतलब मेरे फूफा को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे फूफा लोग अच्छे हैं। जस्ट किडिंग। तो तो ये बोला कि पहले पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, दूसरे में 8 भर दिए, एक बच जा रहा है, 11 है ना, तो 2 8 10 हो गया, 11 मतलब एक बच जा रहा है सोडियम का। तो बोला कि एक थर्ड ऑर्बिट में डाल दो। तो बोला कि थर्ड ऑर्बिट में एक को डालने से ना ये छटपटा रहा है, ये डिप्रेशन में चला जा रहा है, ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सिर्फ इसी का बात नहीं है, ये बहुत बहुत सारे के साथ हो रहा है। एक है तब भी डिप्रेशन में जा रहा है, 2 है तब भी परेशान हो रहा है, 3 है तब भी, 4 5 6 7 तक परेशान हो रहा है। तो वो बोला कि सबका ना हर ऑर्बिट पे ना इन लोग का एक नेचर है कि ये लोग 8 का पेयर बना के रहेगा। मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉर्म करके घूमेगा। तो ऑक्टेट रूल फॉर्म करके अगर ये घूमेगा, अगर ऐसा है, तो इसको एक काम करो कि तुमको किसी के साथ, एटम को बोल रहा है बोर, कि तुमको इसको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारा डिप्रेशन में आके मर जाएगा या छटपटाते रहेगा। तो एटम थोड़ा सा सोचा और गया क्लोरीन के एटम से मिला। क्लोरीन को बोला, क्लोरीन से अब मतलब दोनों दोस्त गया, शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे बैठा हुआ है, वो छटपटा रहा है। तो क्लोरीन बोला कि भाई मेरा तो एटॉमिक नंबर 17 है, मेरा एटॉमिक नंबर 17 है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखो 2,8,7, तो मेरे पे तो आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, और सातों का सातों परेशान है भाई, पता नहीं इसको क्या दिक्कत क्या है लोग को। तो एटम उसको समझाया, क्लोरीन के एटम को, कि देख भाई ऐसा ऐसा बात है, ये लोग को आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है, पूरा नहीं करेगा तो ये परेशान रहेगा, छटपटाते रहेगा। तो ये स्टेबल तभी रहेगा, ये खुशी से तभी रह पाएगा जब इसका ऑक्टेट रूल पूरा होगा। तो बोला कि ऑक्टेट रूल कैसे पूरा होगा? तो सोडियम बोला कि एक काम करते हैं, मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को बोल रहा है। तो बोला हाँ, तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन अगर तू ले ले, हम तुमको अगर डोनेट कर दे 1 इलेक्ट्रॉन, तो तू सोच तेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और मेरे सेकेंड ऑर्बिट पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जाएगा। तो बोला कि हाँ बात तो सही है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अब दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये अपना एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन किया, दोनों एक दूसरे से मिलके, दोनों एक दूसरे के साथ मिला, अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे दिया और NaCl बनाया। समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दिया, वो मतलब सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया। इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, डोनेट करने समय इसको पॉजिटिविटी आया, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, ये कैटायन पोसेस करने लगा।
समझ में आ रहा है? अब क्लोरीन का क्या था, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है सोडियम का, तो सोडियम का नेगेटिविटी इसके अंदर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया और एनायन पोसेस करने लगा। तो ये कहानी हुआ। फिर उसके बाद ये लोग आपस में बात किया, ये लोग अपना एक बोला कि हम लोग के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसको हम लोग ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुलाएंगे, और जितना हम लोग को लेना देना है ना, उसको हम लोग अपना वैलेंसी बुलाएंगे। बोला कैसे? तो बोला मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वही एक इलेक्ट्रॉन हमको दे देना है, तो मेरा वैलेंसी भी एक रहेगा। तो क्लोरीन बोला कि हाँ बात तो तू सही बोला, मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो मेरा वैलेंसी 7 हो जाएगा। मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि जितना रहेगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी हमको एक एक्सेप्ट करना है, तो वैलेंसी मेरा एक हो जाएगा। समझ में आया? जितना लेना देना, लेन देन जितना करने वाले हैं वो वैलेंसी रहेगा, और जितना ऑलरेडी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका बोला कि भाई ये इससे तो हम लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ये चीज़ पता चलेगा किसी को तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोला एक काम करते हैं, एक लॉजिक देते हैं। लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक इसका ये रहेगा कि 1 2 3 अगर रहेगा ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, वैलेंसी भी सेम रहेगा। 4 का तो तेरे को मालूम है कोवेलेंट है, तो 4 का भी सेम ही रहेगा, वो शेयर करता है, तो 4 का तो वैलेंस भी सेम रहेगा, वैलेंसी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 रहता है ना, तो उसको हम लोग 8 से माइनस कर देंगे। मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो उसको कितना चाहिए? 8 से माइनस करेंगे 5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तब ना 8 पूरा होगा, तो वैलेंसी उसका 3 हो जाएगा। मतलब 5 6 7 8 रहेगा, तो 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8, वैसे उसका वैलेंसी पता करें। समझ में आया? तो ये ट्रिक है उसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों कैसे निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितना ऑलरेडी है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए या जितना हम दे रहे हैं, वो वैलेंसी होगा। तो बोला ठीक है भाई, अब तो डिप्लोमेसी भी हो गया, बॉन्डिंग भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया, तो ये सारा चीज़ हो गया। लेकिन अब बोला कि भाई थोड़ा सा ना हमको एक चीज़ के बारे में बात करना है कि एटॉमिक नंबर जो चीज़ होता है उसके बारे में तो हमको पता है, मास नंबर क्या होता है? तो बोला मास नंबर बताया नहीं तेरे को पिछला वाला लोग? तो बोला हाँ मास नंबर बताया तो है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना रहेगा मेरे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ऐड कर देंगे तो मेरा मास नंबर पता चल जाएगा। बोले लिख के कैसे दिखाएंगे? तो x लिख के, x मतलब होता है कि एलिमेंट को हम लोग x लिखते हैं। x के लेफ्ट साइड नीचे में नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखाएगा, नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर लिखाएगा जो z लिखाता है। z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। वो x के लेफ्ट साइड में नीचे लिखाएगा, और उसी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में ही ऊपर x के ऊपर वहाँ मेरा मास नंबर लिखाएगा। मतलब अगर हमको क्लोरीन का मास नंबर लिखना है, तो या क्लोरीन का पूरा प्रॉपर लिखना है क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन कैसे लिखेंगे? क्लोरीन एटॉमिक नंबर नीचे 17, ऊपर ऊपर क्या होगा 35। फिर दूसरा बोल रहा है 37 भी तो होता है। हाँ 37 भी तो होता है, मतलब क्लोरीन का दो है, मतलब एक ही एटॉमिक नंबर है, अलग अलग मास नंबर है। सेम एटम है जिसका मास नंबर अलग हो जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि न्यूट्रॉन, उसका जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है,
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड होके ही मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर वही है, प्रोटॉन भी वही है, और मास न्यूट्रॉन बदल जा रहा है जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हो जा रहा है ना। तो मास नंबर चेंज इसी वजह से हो जा रहा है, और उसको बोल दिया गया कि ये आइसोटोप होगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर अगर चेंज हो जा रहा है तो वो आइसोटोप हो जाएगा। कैसे आइसोटोप हो जाएगा? आइसोटोप कैसे हो जाएगा? तो बोला कि भाई क्लोरीन का देख लो ना, क्लोरीन का नीचे एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर एक जगह 35 है, दूसरे क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 37 है। तो तब इसका पता कैसे किया जाएगा कि मास नंबर एग्जैक्टली है क्या? तो बोला गया कि मास नंबर इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना इसका कुछ प्रोपोर्शन इसका उठाएंगे, कुछ प्रोपोर्शन इसका उठाएंगे और एक फ्रैक्शन में उस सबको ऐड कर देंगे। तो कहा गया कि अच्छा, तो इसको क्या बोला जाएगा? बोला कि इसको फ्रैक्शनल मास नंबर बोला जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि एक एटम में क्लोरीन का जिसका 35 मास नंबर है ना, उसका 75 प्रोपोर्शन है, 75% प्रोपोर्शन है, और जिसका 37 मास है उसका ना 25 प्रोपोर्शन ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 75% ऑफ 35 ले लेंगे और फिर 25% ऑफ 37 ले लेंगे और इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना आ रहा है मास नंबर। तो वो 35.5 यूनिट आता है। तुम अभी राइट नाउ कैलकुलेट इट, पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। समझ में आया? तो कैलकुलेट कर लिए, 35.5 यूनिट आ रहा है। तो हाँ, वही मास नंबर रहेगा, वही फ्रैक्शनल मास नंबर रहेगा क्लोरीन का, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स क्या है? सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, डिफरेंट मास नंबर रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में बाई चांस तुमसे पूछ दे, एटॉमिक नंबर दे दे और बोल दे कि इसका न्यूट्रॉन पता करके बताओ, तो प्रोटॉन तुमको मालूम ही है, मास नंबर तुमको मालूम रहेगा, तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। या फिर एटॉमिक नंबर दे दे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दे और बोल दे कि इसका टोटल का मास नंबर बताओ, तो जो एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तुमको मास नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से वो चीज़ तुम कर सकते हो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तुमको अगर ऑर्बिट सब बना देगा और बोल देगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इतना इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा ऑर्बिट का डायग्राम बना देगा, पहले पे 2 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 3 है। अब बोलेगा कि इसका मास नंबर बताओ, तो तुमको ये देख के ही पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम है, सॉरी 2 8 3 कितना होगा, 13, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम है। तो अमेरिकन से इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं भाई, सुधर जाओ, आई भी है उसमें, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम बोलेंगे हम, बहुत मुश्किल से सीखे हैं इंग्लिश बोलना, रट रट के सीखे हैं, तो आई को हम नहीं छोड़ेंगे। चलो आर छोड़ देते हैं, कहीं कहीं टी भी छोड़ देते हैं, कहीं कहीं साइकोलॉजी में तो पी छोड़ देते हैं शुरुआत में ही, इसमें नहीं छोड़ेंगे भाई, एल्यूमिनियम में हम आई प्रोनाउंस करेंगे ही करेंगे। तो एल्यूमिनियम है मान लो, तो अब तुमको मालूम है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तुमको दिया रहेगा इसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको पता रहेगा, दोनों को ऐड कर देना, मास नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। फिर बोला कि अगर भाई अगर ऐसा कुछ हुआ कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर बदल जाए तो उधर से 3 ठो एटम टहलते हुआ आया, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तीनों एलिमेंट टहलते हुए आया, बोला कि अब बोल, हम तीनों का मास सेम है, मेरा भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। अब तीनों बोल रहा है आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 19 20, मास नंबर 40 40 40। तो बोला ठीक है, तो ये आइसोटोप्स था, तो तू आइसो बार हो जा। मतलब मास नंबर ऊपर जो लिखाता है 40, नीचे एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, 18 19 20, आर्गन नीचे लेफ्ट साइड नीचे 18 लिखाया, ऊपर लेफ्ट साइड 40 लिखाया, पोटेशियम के नीचे 18 लिखाया, ऊपर 40 लिखाया, कैल्शियम नीचे सॉरी पोटेशियम नीचे 19 लिखाया, ऊपर 40 लिखाया, कैल्शियम नीचे 20 लिखाया, ऊपर 40 लिखाया। तो नीचे 18 19 20 तीनों का चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है, मतलब मास नंबर चेंज हो रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर ए मास नंबर है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं,
ए चेंज नहीं हो रहा, सबका 40 है। तो बोला ठीक है, तेरे को आज से आइसोबार्स बोला जाएगा। मतलब एटॉमिक नंबर बदलते जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, तो तुम्हारा उसको बोलेंगे हम लोग आइसोबार्स। और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर चेंज होते चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटोप्स। तब जाके एटम को पूरा बात समझ में आएगी, अच्छा टोटल ये कहानी है मेरा। और उसके बाद एटम थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ। एंड हेयर योर स्टोरी फिनिशेस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। माय नेम इज अंकित राज।